हेलो एवरीवन, मैं पुनीता पांडे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव। पहले लेसन में हमने पढ़ा कि परिवार की परिभाषा क्या है, परिवार के प्रकार कितने हैं, परिवार की विशेषताएं क्या है। तो आज हम परिवार में अगर किसी भी परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा, डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका क्या परिणाम परिवार वालों पे पड़ता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि किसी के घर में, किसी भी परिवार में अगर कोई भी बच्चा डिसेबल्ड, किसी का हाथ न हो या कान से सुनने की क्षमता न हो या पैर ना हो, ऐसे कोई भी डिसेबल्ड किसी के अंदर हो तो उसका प्रभाव जो है परिवार के लोगों पर कैसा पड़ता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। परिवार पर दिव्यांगता का प्रभाव। किसी भी परिवार में बच्चे के जन्म होने से पहले ही उस बच्चे के प्रति सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व की धारणा बना ली जाती है। किसी भी परिवार में अगर किसी भी माँ बाप को जानकारी होती है कि हमारा बच्चा होने वाला है, कि या किसी भी दादा दादी को पता चलता है कि हमारा पोता पोती होने वाले हैं, तो कई प्रकार के ख्याल उनके मन में आते हैं, कई प्रकार की भावनाएं उनके मन में पैदा होती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारे बच्चे ऐसे होंगे, हमारे पोता पोती इस प्रकार से होंगे। इसी बारे में बताया, किसी भी परिवार में बच्चे के जन्म होने से पहले ही उस बच्चे के प्रति सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व की धारणा बना ली जाती है कि उस बच्चे में सर्वगुण संपन्नता होगी। यह सभी माँ बाप, सभी दादा दादी को ये सब कल्पना करते हैं कि हमारा बच्चा इस प्रकार से होगा, ऐसे उनके अंदर गुण होंगे। इस प्रकार की भावना हर व्यक्ति के अंदर आती है, हर माँ बाप के अंदर, हर दादा दादी के अंदर आती है कि हमारा पोता पोती, हमारे बच्चे, हर चाचा चाची, सब लोगों के मन में एक धारणा हो जाती है कि हमारा बच्चा इस प्रकार से होगा, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी जो है ऐसे होगी, उसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो परंतु जब दिव्यांग बच्चे के जन्म होने की स्थिति में माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य निराश हो जाते हैं। अब इस तरह से आदमी के मन में जब कल्पना होती है कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, इतना इंटेलिजेंट होगा, तो क्या होता है कि अब उस घर में अगर कोई भी बच्चा हो, कान से न सुन सके या उसका पैर खराब हो या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी उसके अंदर आती है, तो परिवार के लोगों के मन में क्या होती है, अचानक इस बात से परिवार के लोगों के मन में क्या होता है, उस लोगों के मन में निराशा की भावना आ जाती है कि बहुत निराश हो जाते हैं वो लोग कि कैसे ये बच्चा कैसा होगा। उस तरह से तो आदमी कल्पना किया नहीं रहता है कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, चाहे हमारे पोता पोती इस प्रकार से होंगे। तो अचानक इस वजह से उनके मन में क्या होता है, निराशा हो जाता है, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है। कई जो 9 महीने 10 महीने से उनके मन में एक कल्पना होती है कि हमारे बच्चा ऐसा होगा, हमारा बच्चा इस प्रकार से होगा, वो ऐसा रहेगा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, उसकी थिंकिंग वैसी होगी, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो उस पर अचानक आदमी के अंदर क्या होता है, एक मन में एकदम निराशा आ जाती है। उनके जो इतने दिनों से 9-10 महीने से उनके मन में जो भी आशाएं होती हैं उन पे पानी फिर जाता है। तभी वह अपने बच्चे को अपने से अलग करने के या उसके फिर मर जाने तक सोचते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, माँ बाप को, चाहे पोता पोती हो, चाहे दादा दादी हो या मम्मी पापा हो, सोचते हैं कि ये नहीं होता, मर ही जाता तो अच्छा था। क्योंकि क्या है कि अगर कोई भी बच्चा दिव्यांग हो जाता है तो बोझ सा लगने लगता है आदमी के मन में। परिवार के लोगों को लगता है कि हम कैसे, ये कैसा हो गया है, इससे अच्छा होता कि नहीं होता, मर ही जाता। अभी वो अपने बच्चों को अपने से अलग करने या उसके मर जाने तक सोचते हैं। इस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियां क्या होती हैं, ये देखने को मिलती हैं। क्या उनके मन में क्या क्या ऐसी भावनाएं होती है पर उस बच्चे के जन्म होने की वजह से परिवार के लोगों पर, मम्मी पापा पर, दादा दादी पर वो किस प्रकार के सोचते हैं, यही इस बात में देखेंगे हम। अस्वीकार की भावना क्या होता है कि पहले उनके मन में होता है कि हम इसको अस्वीकार कर देंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि ये हमारा बच्चा है। अस्वीकार की भावना, दिव्यांग बच्चे के पैदा होने की स्थिति में
किसी भी परिवार में सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया होती है वो अस्वीकार की भावना होती है। क्या होता है उनके मन में, वो सोचते हैं कि इसको अस्वीकार कर दें, चाहे इसको अपने पास न रखें, ऐसी भावना उनके परिवार के अंदर आ जाती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक सोचता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है, अथवा यह बदल तो नहीं गया है। क्या होता है, जब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो कई बच्चों को एक साथ रखा जाता है, अलग अलग नंबर डाल के रखा जाता है। तो जब आदमी के अंदर उस प्रकार से सोच नहीं होता है, कल्पना नहीं होती है कि हम कभी भी, कोई माँ बाप यह नहीं सोचेगा कि हमारा बच्चा डिसेबल्ड पैदा होगा या उसके अंदर कोई भी कमी होगी। तो उस टाइम पे जब उनके अंदर होता है तो पहले वो लोग सोचते हैं कि कहीं मेरा बच्चा बदल तो नहीं गया है, उसका नंबर चेंज तो नहीं हो गया है, कि वो मेरा बच्चा ऐसा डिसेबल्ड पैदा हो गया है, यह अथवा यह बदल तो नहीं। ऐसी भावना क्या होती है परिवार के लोगों के, या मम्मी पापा को, या दादा दादी, या बुआ, जो भी है उनके अपने, उनके मन में उत्पन्न होने लगती है। दूसरा होता है कि दोषारोपित भावना, दोषारोपित करना। दिव्यांग बच्चे पैदा होने के कारण माता पिता एक दूसरे को थोपते या दोषारोपित करते हैं। जब कोई बच्चा डिसेबल्ड या दिव्यांग मतलब हो जाता है तो क्या होता है, माता पिता जो है एक दूसरे पर थोपते हैं या दोषारोपण कहते हैं, कि दोष लगाना, कि क्या हम उसके ऊपर अपना जो दोष है उनके ऊपर डालते हैं, दोषारोपित करते हैं। इससे आपस में गुस्सा एवं झुंझलाहट की स्थिति देखी जाती है। जब मम्मी पापा जो है एक दूसरे को थोपेंगे कि आपकी वजह से ये बच्चा ऐसा हो गया, आपके कारण ऐसा हो जाए, बाप जो है वो माँ को बोलेगा कि नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी संतान ऐसी हो गई। तो इस तरह से क्या होगा, परिवार में जो है वो परिवार में है कलह पैदा होगी, झुंझलाहट की स्थिति देखी जाएगी, गुस्सा होगा, दादा दादी जी हो बहू को दोष लगाएंगे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी संतान ऐसा हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, परिवार का जो वातावरण है वो एकदम झुंझलाहट, उनमें गुस्सा, ये सब कलह उस परिवार में पैदा होने लगता है। डर की भावना, किसी भी परिवार में एक भी दिव्यांग बच्चा पैदा होने की स्थिति में के आगे माता पिता दूसरा बच्चा जन्म देने से डरने लगते हैं। अब क्या माँ बाप के सामने क्या समस्या, एक बच्चा अगर ऐसा हो जाता है, किसी भी माँ बाप के अंदर के पास अगर पहला बच्चा जो है अगर डिसेबल्ड पैदा हो जाता है तो वो लोग क्या सोचते हैं, वो दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले भी डरते हैं। उनको लगता है कि फिर कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं हो गया है ना, इस वजह से वो लोग डर जाते हैं कि अगर अगला भी बच्चा हो तो कहीं डिसेबल्ड पैदा हो या कोई कमी हो, दिव्यांग हो। तो वो लोग सोचते हैं इस बारे में कि हम बच्चा नेक्स्ट वक्त अगला बच्चा करें या ना करें। उनके मन में जो है डर की भावना पैदा हो जाती है। अपराध का बोध, अपराध का बोध, अभिभावक विशेषकर माँ अपने आप को बच्चा पैदा करने का दोषी पाती है। इनमें क्या है, माँ जो है वो अपने मन से किसी से कहे ना कहे, माँ के अंदर क्या होता है, ये अपने अंदर अपराध की भावना आ जाती है कि मेरा बच्चा मेरी वजह से ही ऐसा हो गया है। वो अपने आप को हमेशा कोसती रहती है, दोष देती है कि हमारा बच्चा ऐसा ना हो जाए। ऐसे में माँ बच्चे पर अत्यधिक तनाव, तो कभी बच्चे पर अत्यधिक लाड दिखाने लगती है। उस समय माँ के अंदर क्या होता है कि वो कभी कभी गुस्सा करती है, झुंझलाहट करती है, फिर कभी कभी बच्चे को ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो इस तरह से उसके अंदर भावना हो जाती है। इस प्रकार से बच्चे कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। जब किसी का बच्चा, किसी भी माँ का बच्चा अगर डिसेबल्ड हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग, उसका या तो बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, कैसे गया, कहाँ गया, इस प्रकार से सोचने की वजह से वो कभी भी बच्चे को फ्री छोड़ती ही नहीं है। वो अपने पास आंखों के सामने रखना चाहती हैं, उसको एक्स्ट्रा केयर करेंगी या फिर कभी छोड़ देंगी, ऐसा ही होगा। एक्स्ट्रा केयर करने की वजह से क्या होता है, वो बच्चा आत्मनिर्भर कभी नहीं बनता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। वो माँ के बिना या परिवार के किसी भी व्यक्ति के बिना कुछ कर ही नहीं सकता है। शोक की स्थिति, इस चरण में अभिभावक यह जानने लगता है कि क्या हो गया है तो वह शोक की स्थिति में चला जाता है।
शोक की स्थिति मतलब उनके मन में दुख होने लगता है, शोक गुस्सा होने लगता है कि ये हमारे अभिभावक क्या हो गया है, यह शोक की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में अभिभावक बच्चे को बोझ समझने लगते हैं और या किसी संस्था में भेजना चाहते हैं। इस प्रकार से शोक जब मन में हो जाने लगता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को किसी संस्था में डाल दें, वहीं पे रहेगा, हमारे आंखों के सामने न रहे और वो बच्चा हमारे लिए ये बच्चा बोझ हो गया है। अलग करने की स्थिति, इस चरण में शर्म एवं अपराध भावना से ग्रसित अभिभावक अपने बच्चे को समाज से अलग कर देते हैं। अलग करने की स्थिति, इसमें क्या है कि इस चरण में शर्म एवं अपराध, अगर किसी का बच्चा डिसेबल्ड होता है तो उसे शर्म लगता है कहीं भी ले जाने में, किसी के साथ उसको उठने बैठने देने में, तो उस प्रकार इस स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, अपराध की भावना से ग्रसित होकर बच्चे को समाज से अलग कर देते हैं। उन्हें दूसरों के कहने पर सोचने की चिंता, दूसरों के कहने एवं सोचने की चिंता ज़्यादा रहती है। परिवार के लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा किसी के साथ जाएगा, बैठेगा, बात करेगा तो लोग क्या सोचेंगे, उनके मन में ये भावना आ जाती है कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बच्चे। वो अपने दिव्यांग बच्चे को सामाजिक अवसरों एवं क्रियाओं से दूर रखते हैं। किसी भी प्रकार का गांव में हो सब या समाज में हो, शहर में हो, पूजा हो, मंडली हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, वहाँ पे माँ क्या करती है, अपने बच्चे को जाने नहीं देती है। उनके मन में क्या होता है, उनके मन में होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनके मन में ऐसा फीलिंग्स आ जाता है। ऐसे उच्च वर्ग में ज़्यादा देखा जाता है। मतलब क्या, जो धनी मानी व्यक्ति होती हैं उनके अंदर ज़्यादा ये भावना आती है कि हमारी बेइज्जती होगी, हमारा इंसल्ट होगा, हमारा बच्चा अगर ऐसा डिसेबल्ड किसी के सामने जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कि इनका बच्चा ऐसा है। तो ऐसे बच्चे आगे चलकर उग्र एवं विध्वंसकारी होते हैं। वो उस प्रकार के बच्चे जो क्या हैं, जिनको समाज से दूर रखा जाता है, कहीं जाने नहीं दिया जाता है, कोई भी कार्यक्रम में उनको भाग नहीं लेने देते हैं माँ बाप। तो वो बच्चे क्या होते हैं, उग्र एवं विध्वंसकारी होते हैं, उनका स्वभाव जो है उग्र हो जाता है। अत्यधिक अपेक्षाएं, कभी कभी अभिभावक अपने दिव्यांग बच्चे के प्रति उनकी क्षमता से ज़्यादा उम्मीद देखी जाती है, क्षमता से ज़्यादा उनकी उम्मीद देखी जाती है। ऐसे में अभिभावक उन पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता तथा स्वयं आत्मनिर्भर होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अत्यधिक अपेक्षाएं, क्या होता है, परिवार के लोग जो हैं कभी कभी अभिभावक दिव्यांग बच्चे के प्रति उनकी क्षमता से ज़्यादा उनसे क्या हो, जितना उसकी कैपेसिटी है किसी भी बच्चे के, उससे ज़्यादा लोग अपेक्षाएं करते हैं। ऐसे में अभिभावक क्या है, उन पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और इस प्रकार के बच्चे निर्णय लेने की क्षमता स्वयं आत्मनिर्भर होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। जिस बच्चे का अगर माँ बाप ही हर चीज़ उनके साथ समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, उनका हर डिसीजन जो है माँ बाप ही लेते हैं, वो उनको नहीं करने देते हैं, उन पर ज़्यादा केयर की वजह से, तो उस प्रकार के बच्चे का क्या होता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। और आदमी किसी से ज़्यादा उम्मीद करेगा, बच्चे से ज़्यादा उम्मीद करेगा, बच्चा उस पर खरा नहीं उतरता है तो लोगों के अंदर क्या होता है, आक्रोश देखा जाता है, झंझलाहट देखा जाता है। हम किसी से कोई अपेक्षा करेंगे, ये काम मेरा है, ये कर देगा, चाहे ये इससे उम्मीद हो गई, ये इसमें पास हो जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का, तो क्या होता है उसमें अगर नहीं हो पाया तो ज़्यादा लोगों को दुख होता है या झंझलाहट होती है, मन में गुस्सा आता है, इस प्रकार की भावना हो जाती है। स्वीकार की भावना, यह चरण लगभग अंतिम चरण होता है। इसमें अभिभावक बच्चे की दिव्यांगता को एवं बच्चे को स्वीकार करने लगते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्या परिवार के लोगों में स्वीकार की भावना भी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाता है, समय बीतने के साथ परिवार के लोग समझौता कर लेते हैं कि चलो मेरा बच्चा ऐसा हो गया तो उससे क्या हो गया, हम उसको स्वीकार करेंगे, अच्छे से रखेंगे, नॉर्मल लाइफ उसको देंगे, स्वीकार कर। दिव्यांग बच्चे को भी दूसरे बच्चे जैसा महत्व दिया जाने लगता है। अब उस स्थिति में माँ बाप, दादा दादी, जो भी लोग हैं, उसको क्या नॉर्मल बच्चों के तरह, जो लोग नॉर्मल हैं उनके तरह उनको रखने लगते हैं, पढ़ने भेजेंगे, उनके साथ खेलने देते हैं कि ये सब
करने लगे। इसके परिणामस्वरूप बच्चे के प्रति लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अभिभावक अपने व्यवहार में सुधार लाता है एवं परिवार में खुशियाँ भी आती है। अब क्या पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो भी हैं, मम्मी पापा जो भी लोग हो रहते हैं परिवार में, वो लोग उनके प्रति क्या, अब मन में धीरे धीरे उनको जो गिल्टी मन में रहता है कि वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं और उसको नॉर्मल, बच्चे को नॉर्मल रखते हैं। इससे क्या होता है, परिवार में खुशी का माहौल भी आ जाता है। सामाजिक बहिष्कार, इसमें क्या है, दिव्यांग बच्चे के पैदा होने की स्थिति में अन्य बच्चों पर भी इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, इसमें दिव्यांग बच्चे के पैदा होने की स्थिति में अन्य बच्चों पर भी इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर किसी का भाई बहन कोई भी हो, अगर कोई उसके अंदर दिव्यांगता है, डिसेबिलिटी है, तो क्या होता है, उसका प्रभाव जो है उसके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन पर भी पड़ता है। क्या उससे वो लोग पड़ता है। इसका परिणाम होता है कि बच्चा समय से पहले ही बड़ा बन जाता है और दिव्यांग बच्चे को बोझ समझने लगता है। अब उसकी वजह से क्या हो, छोटा बच्चा जो भी है या उसका छोटा भाई बहन हो या चाहे बड़ा भाई बहन, उसको मम्मी पापा हमेशा क्या बोलते हैं कि जा उसको देखते रहना, उसका केयर करना। इससे जो क्या है, बड़ा हो या छोटा भाई बहन हो, उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पहले होने लगता है। उसके केयर करने से क्या होता है, अब बाहर तो लोग संग साथ में तो रहेंगे नहीं, लेकिन जो भाई बहन होते हैं वो साथ साथ पढ़ने खेलने सभी जगह जाते हैं। तो इसीलिए उस बच्चे का बोझ जो होता है वो उसके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के अंदर बड़े भाई बहन पे पड़ता है। इससे क्या होता है, जो वो भाई बहन जो है वो समय से पहले ही वो लोग क्या हो जाते हैं, समय से पहले ही वो जिम्मेदार पर्सन बन जाते हैं और दिव्यांग बच्चे को बोझ समझने लगते हैं। और उनके मन में क्या आती है, उस भाई बहन के अंदर क्या भावना आती है, ये हम पर बोझ है, इसकी वजह से हम अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब वो बच्चा जो है फ्री नहीं रहता है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर इनका बोझ है, इसीलिए वो बोझ समझने लगता है। कभी कभी इन बच्चों के पैदा होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी सामाजिक क्रियाएं प्रतिबंधित होने लगती हैं। समाज एवं परिवार के सदस्यों के तानों से कभी कभी यह अभिभावक इतने परेशान हो जाते हैं कि वे परिवार से स्वयं को अलग कर देते हैं, परिवार का सामना करने से डरते हैं। जब वो ऐसा कभी कभी समाज में लोग ऐसा उनको बोलने लगते हैं कैसा बच्चा हो गया है, इस तरह से वो लोग क्या हो करते हैं, माँ बाप जो हैं अपने बच्चे को दूसरे जगह ले जाके रखने लगेंगे। वो परिवार के लोगों का सामना करने से भी डरते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं कि बोलने से कैसा बच्चा हो गया तुम्हारा। इसलिए ये उनके मन में ये भावनाओं की वजह से क्या होता है, वो मम्मी पापा जो है अपने बच्चे को ले कर कहीं और रहने लगते हैं, अपने परिवार वालों से सामना नहीं कराना चाहते हैं। चाहे रिलेशन वाले लोग आ गए उनसे सामना नहीं कर चाहते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे। मानसिक मंद बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर परिवार का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन। क्या है, जो मेंटल रिटार्डेशन कौन, जो मानसिक रूप से जिनका दिमाग सही नहीं है, मानसिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, मानसिक उनका जो पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो परिवार के लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। मानसिक मंद बच्चों को जब पुनर्वासित करते हैं तब परिवार का काफ़ी बोझ हल्का होता है। पुनर्वास में दिव्यांग व्यक्ति को जितनी भी क्षमता है जो उसके लिए उपयोगी है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यावसायिक, उसके पुनः भंडारण करना। अतः इससे प्रक्रिया, तरीके और कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जिसकी रूपरेखा परिवार वाले अर्थात अभिभावक से मिलकर बनाई जाती है। मानसिक बच्चों के लिए जो स्कूल है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी संस्थाएं हैं, उनमें बच्चे को भेजा जाता है। इससे क्या होता है, परिवार के मन में भी थोड़ा शांति होती है कि हमारा बच्चा पुनर्वास के लिए गया है, कुछ ठीक होगा, कुछ आदतों को सीखेगा, अपना नहाना धोना, ब्रश करना, ये जो हैं रेगुलर जो है उनके रेगुलर के जो प्रोसेस है वो उसको करने आ जाएगा। इसलिए वो क्या, वो रिहेबिलिटेशन में उसको भेजते हैं। व्यवसाय के रूप में भी उनको क्या करना है, उनके दिमाग के ये सब पुनः भंडारण करना आता है। इससे प्रक्रिया, तरीके और कार्यक्रमों में इसको शामिल किया जाता है।
जिसकी रूपरेखा परिवार वाले अर्थात अभिभावक से मिलकर बनाई जाती है। वो जो पुनर्वास वाले लोग होते हैं वो लोग परिवार के साथ मिलकर उसके मानसिक स्तर के बारे में जानकारी लेकर कि कौन सा बच्चा किस तरह से सोचता है, इस प्रकार से कर कर वो लोग क्या उसकी रूपरेखा को वो प्रक्रिया को मिलकर बनाई जाती है, जिससे कि व्यक्ति के कार्यों पर अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें व्यक्तिगत तौर से संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब इस तरह से उनके से रिहेबिलिटेशन में किया जाता है जिससे मानसिक तौर पे माँ बाप और खुश रहें, संतुष्ट रहें, व्यक्तिगत तौर से संतुष्टि प्राप्त हो। दिव्यांगता या कमजोरी के कारण जिस व्यक्ति ने कार्य क्षमता खो दी है उसकी सहायता करना परिवार और मानसिक मंद व्यक्तियों को पुनर्वास में अभिभावक को जब बच्चे में कुछ कमी का एहसास हो तो उन्हें तुरंत व्यावसायिकों की सहायता लेनी चाहिए। व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त अर्थात अभिभावक से मिलकर, जिससे कि व्यक्ति के कार्यों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें व्यक्तिगत तौर से संतुष्टि प्राप्त हो सके। दिव्यांगता या कमजोरी के कारण या कोई भी उसके अंदर कमी है या कमजोरी है, दिव्यांगता या कमजोरी के कारण जिस व्यक्ति ने कार्य करने की क्षमता खो दी है उसकी सहायता करना। जिस व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, उसकी कार्य करने की क्षमता जिसके पास नहीं है, खो दिया है, उसकी सहायता करना। और परिवार और मानसिक मंद व्यक्तियों को पुनर्वास में अभिभावक को जब बच्चे में कुछ कमी का एहसास हो तो उन्हें तुरंत व्यावसायिकों की सहायता लेनी चाहिए। जब उनको क्या करना चाहिए, उनकी कुछ भी कमी हो तो क्या बच्चे को व्यावसायिकों से क्या करना चाहिए, बच्चे के माँ बाप को व्यावसायिकों से सहायता लेनी चाहिए। अभिभावकों को बच्चे को नए अनुभवों का मौका देना चाहिए। अब जो पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो बच्चे को नए नए चीज़ में मौका देना चाहिए। वो अपना जो कार्य करने की क्षमता है, जब किसी को मौका दिया जाएगा तभी तो दिखा पाएगा कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो क्या कर सकता है। तो उनको मौका देना चाहिए। योग्यताओं का विकास करने से के उसे उचित क्षेत्र प्रदान करने चाहिए। उनकी जो भी योग्यता है, एबिलिटी है, उसका क्या एबिलिटी है, बच्चे को उसकी ऊर्जा बच्चे को क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से उसके मौके देते रहना चाहिए, सही मौके देने चाहिए ताकि बच्चे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। जब उनको मौका दिया जाएगा, किसी को भी कोई काम कर रहा है, बिना देखे ही बिना कैसे समझ सकते हैं हम वो कितना काबिल है, क्या कर सकता है, ये हम नहीं समझ सकते हैं ना। लेकिन जब उस बच्चे को, चाहे किसी भी इंसान को, जब मौका दिया जाएगा तभी पता चलेगा कि वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो क्या क्या कर सकता है। इसीलिए वो वैसे बच्चों को भी मौका देना चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। अभिभावक को व्यवसायिक के साथ मिलकर बच्चे से संबंध लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह कार्यक्रम अवधि एवं कम अवधि का भी हो सकता है। क्या उसमें जो है मिलकर बात होती है कि इतने दिनों में, लंबे समय में भी हो सकता है, कम समय में, लंबे समय में भी इसका हो सकता है इतने दिन में करेंगे, 2-4 दिन हो, चाहे महीने 2 महीने हो, उनकी अवधि भी निश्चित की जाती है कि इतने दिन में हो जाएगा। दिव्यांग बच्चे के अपने ही वातावरण को बढ़ाकर उसे पुनर्वास किया जाता है। जो भी बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, उसके उसी वातावरण, अपने ही वातावरण को उसी के वातावरण को बढ़ाकर पुनर्वास किया जा सकता है। परिवार वालों को चाहिए कि वे घर में प्यार का माहौल बनाए रखें जिसमें बच्चे प्यार और स्वीकृति का अनुभव कर सके। और पुनर्वास कार्यक्रम करते समय माता पिता बच्चे के साथ घुल मिल जाए। अभिभावक को बच्चे को अपनी कार्य क्षमता दिखाने का मौका देना चाहिए। परिवार के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, घर में खुशी का माहौल रखना चाहिए और उनका वो उसमें प्यार, उसके मन में बच्चे के अंदर कोई भावना ना आए कि मेरे साथ ऐसा होता है। वो लोग खुश रहें और बच्चे को खुश रखें, स्वीकृति की भावना जिसमें अनुभव कर सकें। और पुनर्वास कार्यक्रम करते समय माता पिता जो है बच्चे के साथ घुल मिलकर जब उसका पुनर्वास किया जाता है, फिर उसको
उसके साथ घुल मिल कर जो माता पिता हैं मिलजुल रहें। अभिभावक को बच्चे को अपनी कार्य क्षमता दिखाने का मौका देना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के काम करने की क्षमता कितनी है इसका मौका देते रहना चाहिए। उसके साथ अच्छे व्यवहार कुशल पूर्वक खुशी का माहौल बनाकर परिवार का जो वातावरण है उसको खुश रख के उसको मौका देते रहना चाहिए कि ये कितना कर सकता है। परिवार की आवश्यकता का आकलन, परामर्श कौशल, तनाव प्रबंधन, व्यवहार समायोजन। परिवार में की आवश्यकता का आकलन। प्रत्येक परिवार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की जरूरतें, आवश्यकताएं, क्षमता कभी कभी दूसरे बच्चे से भिन्न होती है, परंतु कुछ आवश्यकता सामान्य रूप से देखी जाती है। प्रत्येक परिवार की जो है आवश्यकता का आकलन अलग अलग है। किसकी आवश्यकता, कोई बच्चे से क्या अपेक्षा करता है, इसका हर माँ बाप अपने बच्चे से एक ही अपेक्षा करें ये जरूरी नहीं है। कोई माँ बाप जो है बच्चे से दूसरी अपेक्षाएं रखते हैं, कोई माँ बाप जो है कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। तो उनकी जरूरतें, आवश्यकताएं, क्षमता कभी सभी दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। और सभी बच्चों का भी है कि एक ही जैसा नहीं है, उनकी आवश्यकता भी अलग अलग है, जरूरतें उनकी अलग अलग है, उनकी क्षमता भी है। कोई ये कर सकता है तो कोई ये कर, कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर फील्ड में सही हो या हर आदमी हर फील्ड में बेकार ही हो, ये जरूरी नहीं है। उनकी आवश्यकता है, जरूरत जो है, क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, परंतु कुछ आवश्यकता सामान्य रूप से देखी जा सकती है। लेकिन हर चीज़ अलग होने के बाद भी कोई चीज़ जो है सिमिलर है, जो हर आदमी के अंदर, हर बच्चे के अंदर वो सामान्य होती है, जो हर इंसान के अंदर होगी। जैसे कि बच्चों में आशाएं, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसके बारे में सपने संजोए जाने लगते हैं तथा उससे ज़्यादा सपना दादा दादी देखते हैं। ऐसे में किसी मंद बुद्धि बच्चे का होना उसके अभिभावक, भाई बहन एवं दादा दादी के लिए शोक पैदा करने वाला होता है। हर आदमी का जैसे कि सोच अलग है, उसकी क्षमता अलग है, लेकिन जो सामान्य है क्या, हर माँ बाप जब बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, जब माँ बाप को पता चलता है कि हमारा बच्चा होने वाला है तो उनकी आशाएं जो है एक ही प्रकार की होती हैं। वह उसके सपने संजोए जाते हैं, उससे के दादा दादी जो हैं वो भी उनसे आशाएं रखते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती, मेरे बच्चे, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा इस प्रकार से होगा। ऐसे में किसी भी मंद बुद्धि बच्चे का होना उसके माँ बाप, भाई बहन सबके लिए क्या होता है, शोक का पैदा कर देता है। इससे ये अभिभावक निरुत्साहित हो जाते हैं, परंतु कुछ अभिभावक सही स्थिति को समझते हैं और परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं। कुछ लोग क्या होता है, जब कोई डिसेबल्ड बच्चा उनके घर पैदा होता है तो क्या एकदम शोक उनके मन में आ जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है समझदारी से इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि हमारे घर में अगर ऐसा बच्चा हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है, तो हम उसको किस प्रकार से समझदारी से सोच विचार के कर उसको किस प्रकार से रखें, अपेक्षाएं करें वो उसकी। परंतु कुछ अभिभावक सही स्थिति को समझते हैं और परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं। जो वो लोग हैं दूसरे लोगों से राय मशवरा लेकर या पुनर्वास वाले लोगों से भी बुलाकर उनसे राय मशवरा लेते हैं कि हम क्या करें इस बारे में, इस पर परामर्श लेकर वो काम करते हैं। कभी कभी अभिभावक बच्चे को दयनीय समझने लगते हैं और अति ध्यान देने एवं अत्यधिक धन खर्च करने लगते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, माँ बाप के अंदर, जो अभिभावक के अंदर क्या दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है और अति ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं वो लोग, और अत्यधिक उसको ठीक करने के लिए अत्यधिक क्या है पैसे खर्च करने लगते हैं, यहाँ जाएं यहाँ करें, ये सब माँ बाप करने लगते हैं तथा उनके ध्यान का केंद्र बिंदु यही बच्चा रह जाता है। अब उन लोगों का माँ बाप के अंदर क्या होते हैं, उस बच्चे से ज़्यादा वो सोच नहीं पाते हैं। अब उसी को कहाँ ले जाएं, कहाँ दिखाएं, जहाँ भी हो सब जो है केंद्र बिंदु वही बच्चा रहता है। कभी कभी अभिभावक बच्चे के क्षमता को न देखते हुए अपने दूसरे सामान्य बच्चों से इसकी तुलना करने लगते हैं। और कभी कभी जो माँ बाप हैं वो क्या करते हैं,
उसको नहीं देखते कि हमारा बच्चे में किस प्रकार की कमी है, इसका वो ना सोच के वो दूसरे बच्चों से क्या करते, कंपेयर करने लगते हैं। उसका जो भाई बहन है, चाहे परिवार में जो भी और बच्चा हो, बाहर का बच्चा हो, उससे क्या हो, कंपेयर करने लगता है, उसकी तुलना करने लगते हैं। अभिभावक की अभिवृत्ति, इस प्रकार से परिवार में मुख्यतः 3 प्रकार की अभिवृत्तियां देखी जाती हैं। पहला है अस्वीकृत। इस प्रकार के परिवार में अभिभावक इन बच्चों को बोझ समझने लगता है। वे बच्चों पर एहसान की तरह काम करता है, बालकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को नज़रअंदाज करता है। कभी कभी जब बच्चा घर में डिसेबल्ड पैदा हो जाता है, उसके अंदर कोई कमी हो, तो क्या माँ बाप क्या करते हैं, उसको बोझ समझने लगते हैं। उसका बस एक है कि मेरे ऊपर गार्जियन मैं हूँ, उसका केयर करती हूँ, इसलिए वो बोझ समझ के उसका काम करते हैं। उससे प्रेम नहीं रहता है, उस पर जो भी काम है उसको एहसान की तरह कर देते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। उसकी बालकों को क्या आवश्यकता है, क्या उसकी इच्छा है, ये नहीं समझते हैं। अब उसकी जो बस अपनी आवश्यकता के हिसाब से वो लोग उनका काम कर देते हैं एहसान की तरह, और उनकी जो बच्चे की इच्छा होती है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। स्वीकृति, दूसरा स्वीकृति है। अभिभावक की क्या क्या होती है मन में, पहला है अस्वीकृति, दूसरा है स्वीकृति। स्वीकृत क्या है, इस प्रकार की अभिवृत्ति में अभिभावक को थोड़ी सी भी परामर्श या सहायता मिल जाने पर वह बच्चे के विकास के लिए कार्य करते हैं। अब किसी भी परिवार में अगर बच्चा वैसा पैदा हो जाता है, मानसिक मंद बुद्धि का बच्चा जब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, कोई पेरेंट्स जो हैं लोग उनसे कहते हैं कि आप इस प्रकार यहाँ दिखाइए, इस प्रकार से इस जगह रिहेबिलिटेशन में लेके जाइए। तो इस तरह सहायता मिल जाए तो वह बच्चे के विकास के लिए कार्य करने लगते हैं। उसके विकास को देखते हुए घर के अन्य सदस्य भी अपनी गलत धारणा को बदलकर बालक के प्रति स्वीकार तथा दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। जब बच्चे को रिहेबिलिटेशन पुनर्वास किया जाता है तो वो बच्चा कुछ सीखता है, कुछ समझता है, तो इस प्रकार से जो है उसको सीखने की प्रक्रिया जो देखकर लोगों के मन में, परिवार के अन्य भी लोग हैं, चाचा चाची और उसके अदर चाचा चाची के बच्चे हैं, वो लोग भी उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। उसके अंदर, उन लोगों के अंदर जो उस बच्चे के लिए हीन भावना जो होती है उसको खत्म करके वो लोग भी उसके साथ घुलने मिलने लगते हैं। समायोजित, तीसरा समायोजित है। इस प्रकार की अभिवृद्धि वाले अभिभावक सही बातों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे अपने बच्चे के वातावरण के अनुसार अपने को समायोजित कर लेते हैं। कभी कभी इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर पड़ता, जैसे पारिवारिक कलह, अशांति, सहायक तत्वों की कमी, गलत धारणा, उचित मार्गदर्शन एवं सेवा का अभाव, अत्यधिक हस्तक्षेप, पारिवारिक अन्य समस्याएं आदि। समायोजित, इसमें क्या है कि बच्चे इस प्रकार की अभिवृद्धि वाले अभिभावक को सही बातों को जानने का, सही बात क्या है ये जानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने बच्चे के एवं उसके वातावरण के अनुसार उसको समायोजित करते हैं, कर लेते हैं। कभी कभी इस प्रकार की उनको करने में उनके सामने बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि और भी परिवार के लोग हैं उसमें कलह हो जाती है, अशांति की भावना होती है, सहायक तत्वों की कमी। अब वो माँ बाप जो है वो बच्चे के लिए समायोजन के लिए जाते हैं, लेकिन और कोई उसका हेल्प नहीं करता है, उसका सहयोग नहीं करता है। गलत धारणा, उचित मार्गदर्शन एवं सेवा का अभाव हो जाता है। अत्यधिक हस्तक्षेप, पारिवारिक अन्य समस्याएं जो क्या होती है उनको समायोजन में, माँ बाप के जो उसका समायोजन करते हैं उसमें कलह पैदा करती हैं। परामर्श कौशल के द्वारा परिवार एवं दिव्यांग बच्चे का तनाव दूर करना। काउंसलिंग स्किल्स क्या है, परामर्श एक सहायता प्रक्रिया है। परामर्श क्या है, एक सहायता की प्रक्रिया जिसका उद्देश्य सलाह प्रदान करना होता है और कौशल के द्वारा हम दिव्यांग बच्चे की या उसके अभिभावक का तनाव दूर कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार के पुनर्वास में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएं या जो जहाँ पे बच्चे हैं उसमें जाते हैं, तो लोगों को क्या होता है, उनके और सहायता से, उनका उद्देश्य सलाह पर बातचीत करके लोगों से क्या होता है, उनके मन में थोड़ा शांति होती है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। परामर्श कौशल के द्वारा ही
हम दिव्यांग बच्चे की या उसके अभिभावक का तनाव दूर कर सकते हैं। जब उससे बातचीत किया जाता है उस अभिभावक से, उस बच्चे से, तो उस प्रकार से उन लोगों के मन से जो है चिंता, जो तनाव है वो कम होता है। परामर्श कौशल द्वारा उन दिव्यांग व्यक्तियों को सहारा मिलता है जिसमें सामाजिक क्रियाकलापों में समस्या उत्पन्न हो रही है। जो भी वह नई क्रिया को कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके कारण दिव्यांग बच्चे के साथ ही साथ अभिभावक को भी तनाव उत्पन्न होता है। अब जो भी क्रिया कर रहे हैं बच्चा उसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसमें क्या है कि बच्चे को भी उसमें सामाजिक क्रियाकलापों में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। जो भी वह नई क्रिया, जो भी नया नया क्रिया है वो कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अगर सफल नहीं सिखा रहे हैं तो उसमें वो नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो क्या है वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं इसमें, जिसके कारण दिव्यांग बच्चे के साथ ही साथ अभिभावक को भी क्या होता है, तनाव होता है। अगर बच्चा हमारा कहीं गया है पुनर्वास में, उसको सिखाया जा रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो उस बच्चा जब नहीं कर पा रहा है तो इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर भी तनाव आएगा और माँ बाप के अंदर भी तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह नई परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ सलाह की ज़रूरत होती है। अब इस तरह से जब माँ बाप भी तनाव में आ जाते हैं तो उनको और सलाह परामर्श देने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण सलाह की तनाव को दूर करने के लिए उनकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों में बदलाव की आवश्यकता होती है। यह केवल परामर्श के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर दिव्यांग है, मेंटल है, रिटार्डेशन वाला है, तो वो तुरंत तो ठीक होगा नहीं वो किसी भी क्रिया को इतना जल्दी, जैसे नॉर्मल बच्चे सीख पाते हैं वैसे सीखेगा। इस स्थिति में क्या है, माँ बाप भी जो है उनके अंदर भी तनाव हो आता है और बच्चे के अंदर भी, तो वो उनको जितना ज़्यादा समझाया जा सकता है, जितना सलाह दिया जा सकता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि ऐसे नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे थोड़े दिन की बात है। तो इस सलाह की वजह से ही वो माँ बाप हैं चाहे बच्चा है, इसी वजह से उनके अंदर जो चिंता है वो कम किया जा सकता है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि अचानक ही कोई बुखार नहीं है कि दवा दिए और ठीक हो गया, इसके लिए उसमें काफ़ी समय लगेगा। ये चीज़ माँ बाप को, अभिभावक को समझाना पड़ेगा कि आप ज़्यादा तनाव न लें, क्योंकि इस तरह से नहीं है कि उसको इतना जल्दी वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो इस तरह से ही उस माँ बाप को, उस अभिभावक को, उसके गार्जियन को इस तरह से ही समझाया जा सकता है, जो सलाह के द्वारा ही हो पाएगा। परामर्श कौशल के मूल तत्व। परामर्श कौशल के मूल तत्व कौन कौन से हैं? यह एक प्रक्रिया है। यह क्या है? प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अंतर व्यक्तित्व संबंध शामिल है। यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। जो परामर्श कौशल क्या है, उसके मूल तत्व कौन कौन से हैं? यह एक प्रक्रिया है जिसको अन्य करता है। इसके अंतर्गत अंतर व्यक्तित्व संबंध शामिल होते हैं। यह एक सीखने में सुविधा, इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ सीखने में अन्य को सुविधा प्रदान होता है। यह एक समस्या समाधान, इससे क्या होता है, लोगों को की समस्या का जो समाधान मिलता है। परामर्श कौशल के उद्देश्य तथा लक्ष्य। जो परामर्श देना है उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या क्या है? यह उचित सूचना प्रदान करके दिव्यांग व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समायोजन के लिए संतुष्टिजनक स्तर प्रदान करना। परामर्श देकर आदमी क्या करता है, उसको और दिव्यांग व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समायोजन के लिए संतुष्टि प्रदान करता है। दिव्यांग व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को बेहतर समझ, स्वीकृति और समायोजन के लिए सुविधा भी प्रदान करता है। दिव्यांग व्यक्ति की क्या है, जीवन की परिस्थिति को बेहतर समझकर दिव्यांग व्यक्ति को उनकी शैली में उनकी जीवन की परिस्थिति कैसा है, उसका बुद्धि को कैसा है, उसको समझकर उस स्वीकृति और समायोजन के लिए कैसे वो समायोजन करेगा, इसको समझकर उसमें भी सुविधा प्रदान करता है। दिव्यांग व्यक्ति एवं उसके अभिभावक को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को अधिक प्रभावकारी एवं संतुष्टिजनक ढंग से निर्वहन करने
के योग्य बनाए। दिव्यांग व्यक्ति जो हैं एवं उसके अभिभावकों के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को अधिक प्रभावकारी एवं संतुष्टिजनक ढंग से निर्वहन करने के योग्य बनाया जाता है। दिव्यांग बच्चे के संपूर्ण विकास की प्रगति हेतु प्रत्यक्ष रूप से परामर्श दिया जाता है। 5वां है, दिव्यांग बच्चे के अभिभावक जब उसकी समस्या का समाधान न कर पाता हो तो उस समय उसको उसकी समस्या को बेहतर समझने में कई बार समस्या समाधान में नई अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने में मदद करता है। इस क्या है कि इसमें दिव्यांग बच्चे के संपूर्ण विकास हेतु अगर प्रत्यक्ष रूप से परामर्श द्वारा क्या किया जाता है, समझकर उसकी समस्या को बेहतर समझने के लिए कई बार समस्या समाधान में नई अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग कर। अभी इस प्रकार से कोई बच्चा नहीं समझा तो उसके लिए नई क्रिया शैली अपनाई जाएगी कि अगर इस प्रकार से समझाया जाएगा तो शायद समझ जाएगा। प्रयोग करने में परामर्श के लक्ष्य क्या क्या है ये देखिए। जब दिव्यांग बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता एवं समस्या व्यवहार उत्पन्न होता है एवं खुद से निर्णय नहीं ले पाता है, जिसके कारण परिवार में तनाव उत्पन्न होता है, परामर्श कौशल के द्वारा ये सारी क्रिया किया जाता है। जब कोई भी दिव्यांग बच्चा है वो अनुसार समस्या का व्यवहार उत्पन्न दिव्यांग बच्चा है अपनी क्षमता के अनुसार जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाता है तो समस्या वह उत्पन्न करता है, तो खुद से निर्णय नहीं ले पाता है। अब कोई भी काम उसका वो डिसीजन नहीं कर पाता कि मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा, जिसके कारण क्या होता है परिवार में जो है तनाव उत्पन्न होता है। परामर्श कौशल के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं किया जाता है। कौशल को बढ़ावा देना, उसके कार्य करने का जो भी कौशल है उसी को बढ़ावा देना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन को संभव करना, उसके व्यवहार जो बिहेवियर है जो भी उसका है बात व्यवहार है परिवर्तन को संभव करना है। व्यवहार पर संबंधों में सुधार करना, संबंध में क्या है सुधार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, उनके अंदर जो है उसको निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। दिव्यांग बच्चे के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्षमता में वृद्धि करना, जो भी बच्चा है दिव्यांग उसके अंदर जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों की क्षमता में क्या वृद्धि किया जाता है। परामर्श कौशल सुनना, परामर्शदाता को चाहिए कि वो दिव्यांग बच्चे एवं उसके माता पिता को उसके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। परामर्शदाता को दिव्यांग बच्चे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी पुनर्वास के लिए गए हैं या किसी डॉक्टर के पास गए हैं हम, तो क्या करना चाहिए उसमें दिव्यांग बच्चे के या उसके माँ बाप को क्या कहते हैं उसको अच्छे से समझना चाहिए। इस प्रकार समझने से क्या होगा कि उस बच्चे में किस प्रकार की कमी है कि उसको सुधारा जा सकता है। जब हम ध्यान से सुनेंगे कि इस आदमी के अंदर क्या कमी है तभी तो उसको सुधार पाएंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि दिव्यांग बच्चे और उसके माता पिता को उसके बोलने के लिए उसके बारे में उसके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित, पहले तो पूछने को परामर्श करने पर पहले पूछना चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में बताइए, कैसा व्यवहार करता है, वो किस तरह से रहता है। तो ये सब उसको बोलने के लिए क्या है परामर्शदाता को चाहिए कि उसको बढ़ावा दे, पूछे, बार बार पूछ के उनसे उनकी बात को समझे पूछने से, और उसकी भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता होती है। दिव्यांग बच्चे की बातों को ध्यान से सुनने के साथ ही साथ उसके भावों को भी समझने की आवश्यकता होती है। अब कोई जब हम उससे परामर्श कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मतलब परामर्शदाता से पूछ रहा है कि हमारे साथ, तो उसकी बातों को हमको सुनना भी चाहिए और वो उनकी भावों को समझना भी चाहिए। अतः परामर्शदाता एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। परामर्शदाता में क्या होना चाहिए, एक श्रोता मतलब क्या, जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आधा बात सुने आधे में ही बोलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको उस चीज़ की बारीकी से समझ होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, ये उसके अंदर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। परामर्शदाता कैसा होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। दिव्यांग बच्चे एवं उसके माता पिता को जो भी तनाव है जिस कारण है वो सारी बातें
क्या करनी चाहिए, सुननी चाहिए अच्छे से। समझना, परामर्शदाता में दूसरी महत्वपूर्ण कौशल बच्चे एवं उनके माता पिता की समस्या को समझना एवं दिव्यांग बच्चे को भी समझना चाहिए। क्या है परामर्शदाता की दूसरी क्वालिटी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, समझने की क्षमता उसके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो बच्चे के और उसके माँ बाप की समस्या को समझेगा, जिससे उसके समस्या का समाधान के लिए उचित उपाय जब वो समझेगा तभी तो। अगर हम किसी के बारे में समझेंगे कि इसको क्या बीमारी है, कहाँ पे कमी है, तभी तो उसके बारे में हम उसको बता सकते हैं कि इसके लिए ये चीज़ करना चाहिए, उचित उपाय उसके लिए ढूंढ पाएगा। जब हम किसी बात को सुनेंगे ही नहीं तो उस पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे किस चीज़ का इसको समायोजन करना चाहिए। इसीलिए जो परामर्शदाता है उसको क्या चाहिए, समझना चाहिए। पहले तो वो श्रोता होना चाहिए, सुनने की क्षमता, और उसके अंदर समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। क्रियान्वयन योजना, परामर्शदाता के द्वारा दिव्यांग बच्चे उसके अभिभावक के समस्याओं में हल्का विकल्प ढूंढने, निर्णय लेने, क्रियात्मक योजना का विकास करने तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने की में मदद मिलती है। इससे परामर्शदाता द्वारा क्या है, जो दिव्यांग बच्चे के अभिभावक को समझकर उसको निर्णय लेने की क्षमता, उसका हल्का कर देना, हल्का विकल्प ढूंढे, जिससे निर्णय लेने एवं क्रियात्मक योजनाओं का विकास करने तथा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन क्या है, तनाव प्रबंधन तकनीक और मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित करना है। तनाव प्रबंधन जो है वो मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, उस स्पेक्ट्रम का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना तनाव को। तनाव कई शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा करता है। जब कभी भी तनाव आदमी के अंदर हो जाएगा तो क्या होगा, उससे क्या शारीरिक और मानसिक तनाव पैदा करता है। जो प्रत्येक व्यक्ति के स्थिति जन्य कारकों के अनुसार भिन्न होता है। इनमें शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट के साथ अवसाद भी शामिल हो सकता है। अब किसी को तनाव होता है, क्या दुबला होने लगता है, बीमार रहने लगता है, तो इस तरह का उसके अंदर लक्षण दिखने को मिलेगा। इससे शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट के साथ अवसाद यानी दुख भी होगा, शामिल हो सकता है। तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया को आधुनिक समाज में सुखी और सफल जीवन की कुंजी के रूप में देखा जाता है। जो तनाव का प्रबंधन है तो वो कम किया जाएगा तो इससे सुखी और सफल जीवन तभी हो पाएगा। वही एक कुंजी है, तनाव को कम करना, सफल एवं खुशी जीवन के लिए तनाव को कम करना, तनाव का प्रबंधन को कम करना जरूरी है। व्यक्ति की ज़रूरतें कभी समाप्त नहीं होती है, जो संभालना मुश्किल हो जाता है। तनाव प्रबंधन के द्वारा चिंता को समाप्त किया जाता है। किसी भी इंसान की जो क्या है ज़रूरतें हैं वो बढ़ती रहती हैं। हमारे पास अगर ये नहीं है तो इसका सोचेंगे, और वो सामान अगर हमारे पास हो जाएगा तो हम उससे अधिक सोचेंगे। इसीलिए क्या है कि हर इंसान जो है उसकी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ज़रूरतें जो हैं कम नहीं होंगी, कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, जो संभालना मुश्किल हो जाता है। तनाव प्रबंधन के द्वारा ही चिंता को समाप्त किया जा सकता है। जो तनाव का जो प्रबंधन है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, उसके से आदमी की चिंता को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तनाव के स्तर आसानी से मापने योग्य होते हैं। तनाव का जो स्तर है वो मापने योग्य होता है। विभिन्न प्रकार के पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। कई व्यवहारिक तनाव प्रबंधन तकनीकें उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार से पॉलीग्राफों का उपयोग किया जाता है। कई व्यवहारिक तनाव प्रबंधन तकनीकें उपलब्ध हैं। व्यावसायिक द्वारा तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिलता है। तनाव को कम
करने वाली तकनीकों में एक रोजाना व्यायाम, एक शौक खोजना, अपने विचारों एवं भावनाओं को लिखना, और तनाव को कम कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या हम करेंगे, तनाव को कम करेंगे, रोज क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगा बोलते हैं, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, आदमी का तनाव कम होगा। एक शौक, आदमी का हॉबी क्या क्या है, वो किस चीज़ में पसंद है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो हम उसकी हॉबी क्या क्या है, उसके शौक कौन कौन से हैं, इसके बारे में अगर आदमी उसमें क्या जुड़ेगा अपनी हॉबी के हिसाब से, उसको टेंशन कम होगा, वो चिंता कम करेगा। अपने विचारों एवं भावनाओं को लिखना, कभी कभी आदमी क्या है, किसी से अपनी बातों को नहीं कह पाता है, तो क्या अपने विचार को लिखता है, कापी पे लिख के पेन से रख दे कि ये सोच रहा हूँ, ये सोच, इससे क्या होता है, उसका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, जो तनाव है कम हो जाएगा। भावनाओं को लिखना, अपनी समस्या को एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बोलना शामिल है, और बोलना शामिल है। जो तनाव दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक को परेशान कर रहा है, यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सभी तकनीकें सभी दिव्यांग के लिए एक समान नहीं होती है, इसलिए विभिन्न प्रबंधन तकनीकों की कोशिश करनी चाहिए। इससे यह पता किया जा सकता है कि कौन सी तकनीक किसके लिए उपयोगी है। तनाव प्रबंधन में कई तकनीक होते हैं, जिसमें से प्रत्येक तनाव को नियंत्रण करने के लिए उपयोगी है। क्या हर आदमी को, हर बच्चे को एक ही तरीके से, एक ही टेक्निक से नहीं समझाया जा सकता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के हैं, तो इसके लिए नई नई तकनीकों के दिव्यांग, इसीलिए विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकों को कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से कौन सा तकनीक किस बच्चे पर उपयोगी है, कौन बच्चा किस प्रकार से समझेगा, उसके अभिभावक किस प्रकार से समझेंगे, इसके लिए नए नए टेक्निक अपनाए जाएंगे। व्यवहार समायोजन, एक मानसिक मंद बच्चे के साथ अभिभावक का व्यवहार समायोजन अलग अलग होता है। जो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, उसके लिए क्या व्यवहारिक समायोजन जो है अभिभावक का अलग अलग होता है। कभी हम पाते हैं कि अभिभावक का समायोजन कौशल कुशल है, कभी कभी कोई अभिभावक है, उसका जो प्रक्रिया है, कौशल है, वो सही होता है, और कभी कभी अभिभावक ऐसी स्थिति को दुखद बना, और कभी कभी क्या होता है कि वो दुखद माहौल बना के रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे समायोजन करें, उनका साथ कैसा बिहेवियर करें उस बच्चे के साथ। कहीं कहीं अभिभावक दबाव की स्थिति बना कर रख देते हैं, और कभी कभी क्या है, पेरेंट्स जो है दबाव की स्थिति उनके ऊपर बना के रख देते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तविकता को स्वीकार कर बच्चे को प्यार करते हैं, और कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ अभिभावक जो हैं, इस बात को समझकर वो अपने बच्चे से प्यार से पेश आने लगते हैं, स्वीकार करके उसको प्यार से पेश आए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ अभिभावक के साथ साथ बच्चों के साथ समायोजन में अपनाते हैं। अपेक्षाओं में बदलाव, समस्या में सुधार लाना, समस्या में तादात्म्य स्थापित करना। ये क्या है, अपेक्षाओं में, अपनी अपेक्षाओं में क्या करते हैं अभिभावक, बदलाव करते हैं, जो कई महीनों से कहेंगे, या बच्चे के ना होने से पहले भी माता पिता के अंदर ये होता है, अब उसके साथ अपेक्षा करते हैं, उसके से क्या होता है, वो बदलाव करते हैं, अब समझदारी से उसकी अपेक्षाओं को बदलाव करते हैं और उनकी समस्याओं को सुधार में लाते हैं। समस्या में तादात्म्य स्थापित करना। अपेक्षाओं में बदलाव क्या होता है, अभिभावक के द्वारा बच्चे की दिव्यांगता स्वीकार कर लेने के पश्चात अभिभावक अपने पूर्व की अपेक्षाओं में बदलाव को लाकर बालक के विकास में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत होता है और उसके छोटे से छोटे उन्नति से खुश होता है। जब बच्चा मेंटल रिटार्डेशन, किसी के घर में मेंटल पैदा हो जाता है, तब क्या जितने पहले से 1 साल 2 साल चाहे 9 महीने से तो गारंटी से हर माँ बाप अपने बच्चे से अपेक्षाएं करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो अब बदलाव कर देते हैं। जब बच्चा उनके यहाँ मेंटल पैदा हो जाता है या किसी भी का दिव्यांग बच्चा होगा तो उसको बदलाव करते हैं। और वो जब बच्चा
अब माँ बाप क्या है, बच्चे की छोटे छोटे प्रक्रियाओं से भी खुश हो जाते हैं, जो कि अच्छा है, ठीक है, मेरा बच्चा ये सीख रहा है। तो वो क्या होता है, वो अपने बच्चे के से अपेक्षाएं कम करके उनकी छोटी छोटी उन्नति के लिए खुश होने का प्रयास करते हैं। दूसरा, समस्याओं में सुधार लाना। कुछ अभिभावक इन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यावसायिकों से परामर्श लेकर अपना दबाव और तनाव को कम